तो फाइनली भाई अनरियल सीरीज का सीजन 2 आ चुका है, जिसमें R-Truth के रिलीज से लेकर उनके रिटर्न और सेथ रॉलिंस के धमाकेदार कैश इन तक की बहुत सारी बिहाइंड द सीन चीजें हमें पता चलती हैं। इसी के साथ भाई पता चल गया कि WWE के क्रिएटिव्स कुछ ज्यादा क्रिएटिव है नहीं। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। तो भाई अनरियल सीरीज के सीजन 2 ने फिलहाल बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट करके रखा है। अभी यहाँ WWE स्टोरी लाइन के बिहाइंड द सीन दिखा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ही पोल खोल रही है। तो आज हम WWE की अनरियल सीरीज के सीजन 2 के बारे में बात करने वाले हैं। अभी यहाँ वैसे ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट की बात करने वाले हैं 5 एपिसोड्स के, क्योंकि एपिसोड बड़े लंबे थे और आलतू फालतू चीज़ें भी दिखाई जा रही थी। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें भाई, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो भाई अनरियल सीरीज में 5 एपिसोड्स हैं और हमें रेसलमेनिया से समर स्लैम तक की स्टोरी लाइन्स दिखाई जा रही थी। पहले एपिसोड की बात करें तो ज़्यादातर फोकस बेकी लिंच के ऊपर रखा गया था, जहां उनका रेसलमेनिया में रिटर्न हुआ था इतने टाइम के बाद, जिसके बाद उन्होंने लायरा वल्कीरिया के साथ फ्यूड करी थी, क्योंकि भाई WWE और बेकी लिंच को लायरा वल्कीरिया में फ्यूचर दिख गया था। अभी वैसे बेकी लिंच यहाँ ये भी रिवील करती हैं कि फिलहाल जो उनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ये लास्ट होने वाला है उनका, जिसके बाद शायद वो भी रिटायर होने वाली हैं। वैसे बेकी लिंच ने लास्ट ईयर शायद रेसलमेनिया के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, तो अभी 3-4 साल तो वो WWE में रहने वाली हैं। इसके बाद हमें बैकलैश की गंथर और पैट मैकेफे की स्टोरी लाइन दिखाई जाती है। अभी यहाँ हमें क्लियर बताया जाता है कि भाई WWE के पास रेसलमेनिया के बाद बैकलैश पेपर व्यू में करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि बैकलैश रेसलमेनिया के कुछ टाइम बाद ही हमें देखने को मिलता है और पूरा फोकस उस टाइम पर WWE का रेसलमेनिया पर ही होता है। तो भाई बैकलैश की बुकिंग करने का इतना टाइम होता नहीं है WWE वालों के पास, इसीलिए हमें ज़्यादातर रीमैचेस देखने को मिलते हैं और शायद इसीलिए ही पैट मैकेफे और गंथर का मैच भी बुक करा गया था। लेकिन यहाँ से कुछ शॉकिंग सी चीज़ भी हमें पता चलती है कि भाई जो क्रिएटिव्स में बंदे बैठे हुए हैं वो कुछ भी डिसाइड करते हैं। अभी इसी मैच के विनर को डिसाइड किया जाना था, जहां ट्रिपल एच बात कर रहे थे ब्रूस पिचर्ट से। ब्रूस पिचर्ट बहुत टाइम से WWE के साथ हैं, जब से विंस मैकमैन थे। तो यहाँ भाई ब्रूस पिचर्ट का कहना था कि पैट मैकेफे को मैच जिता देना चाहिए, क्योंकि गंथर अगर जीतेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगा। तो भाई इमेजिन करो अगर पैट मैकेफे गंथर को हरा देते तो बाद में क्या होता, क्योंकि उन्होंने गोल्डबर्ग और जॉन सीना तक को रिटायर करा था इसके बाद। तो भाई वो तो भला हो क्रिएटिव में बैठे एक और बंदे का, जो कि कहता है कि गंथर के कैरेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर पैट मैकेफे जीत जाते हैं तो, जिसके बाद फाइनली हमें गंथर ही विनर निकलते हुए नजर आए थे। अभी वैसे इसके अलावा एक और डिसीजन हो रहा था, जहां चेल्सी ग्रीन के रेन को डिसाइड करा जा रहा था। हमने बैकलैश में जेलिना वेगा और चेल्सी ग्रीन का US टाइटल के लिए मैच देखा था, जहां जेलिना वेगा के हाथ में US टाइटल लग गया था। तो भाई यहाँ रोड डॉग का कहना था कि चेल्सी ग्रीन को मैच जिताना चाहिए, लेकिन जब ट्रिपल एच उनसे पूछते हैं कि इसके बाद हम चेल्सी ग्रीन के रेन के साथ क्या करेंगे, तो रोड डॉग के पास कोई खास जवाब था नहीं। तो यहाँ से लगता है कि भाई WWE में कुछ डिसीजन तो ऐसे ही ले लिए जाते हैं। अभी पूरा ब्लेम डाला जाता है ट्रिपल एच के ऊपर कि उन्होंने कैसी बुकिंग कर दी सुपरस्टार्स की, लेकिन भाई ट्रिपल एच के अलावा और भी बंदे हैं जो कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। भले ही एंड डिसीजन ट्रिपल एच का ही होता होगा, लेकिन फिलहाल जो भी क्रिएटिव्स में बैठे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, तो शायद ट्रिपल एच को भी अग्री होना पड़ता होगा। बैकलैश के बाद हमें मनी इन द बैंक की चीज़ें दिखाई जाती हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि WWE ने मेंस मनी इन द बैंक मैच की एंडिंग के लिए कुछ और ही प्लान करके रखा था। यहाँ ओरिजिनल प्लान था कि सेथ रॉलिंस और LA नाइट लैडर पर चढ़कर एक दूसरे से बैटल करेंगे, जिसके बाद जो हमने मनी इन द बैंक में देखा था वो होता। लेकिन वो बैटल वाली चीज़ तो भाई स्किप ही हो गई, क्योंकि शायद मिसकम्युनिकेशन की वजह से सेथ रॉलिंस ने डायरेक्ट फिनिशिंग मूवी कर दिया, जिसके बाद दिखाया जाता है कि सेथ रॉलिंस और क्रिएटिव्स के बंदे बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहे थे। अभी इसका पूरा ब्लेम LA नाइट के ऊपर डाला जाता है और हमें ट्रिपल एच दिखाए जाते हैं, जो कि LA नाइट को समझा रहे थे कि ये भाई तेरे लिए ही करा जा रहा था। अभी WWE का शायद प्लान था कि जो इतने टाइम से मनी इन द बैंक में LA नाइट के साथ हो रहा है वो इस बार भी हो जाए, जहां वो बिल्कुल करीब जाने के बाद मैच को हारे। लेकिन प्लान्स के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई और LA नाइट की शक्ल भाई यहाँ देखने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो रोने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ से ये ज़रूर लग रहा था कि LA नाइट के लिए WWE कुछ ना कुछ बड़ा प्लान करके बैठी है। अभी इतनी बार इतने करीब आने के बाद भी उनके हाथ में मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लगता नहीं था, तो हो सकता है भाई इस साल उनके हाथ में वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लग जाए। अभी वैसे LA नाइट के सीन को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है, जहां फैंस का कहना है कि एक तो तुम वैसे ही LA नाइट के साथ कुछ ढंग की चीज़ें कर नहीं रहे हो, ऊपर से उन्हें सुना भी रहे हो। इसके बाद वैसे R-Truth का हमें पूरा रिटर्न भी दिखाया जाता है कि कैसे WWE से जाने के बाद उन्हें अप्रोच करा गया था। यहाँ हमें दिखाया जा रहा था कि WWE और R-Truth के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और WWE के पास वो गए नहीं थे रिन्यू करवाने के लिए, जिसके बाद WWE वालों को भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं और R-Truth का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जिसके बाद शायद R-Truth को इन्फॉर्म करा जाता है कि वो WWE से रिलीज़ हो गए।
और इसके तुरंत बाद वो सोशल मीडिया पर बता देते हैं कि उन्हें फायर कर दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन हमें पता है कि R-Truth के रिलीज़ की खबर आने के बाद भाई हंगामा मच गया था, जिसके बाद फाइनली WWE को मनी इन द बैंक में उन्हें वापस लेकर आना पड़ा। यहाँ वैसे R-Truth बहुत ज़्यादा इमोशनल भी लग रहे थे, क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि WWE ने उन्हें रिलीज़ कर दिया। अभी वैसे WWE में वापस आने के बाद भी उनके साथ कुछ खास हो नहीं रहा है, लेकिन स्टिल वो WWE के बहुत पुराने बंदे हैं, तो रिलीज़ तो अब वो दोबारा शायद नहीं होने वाले। मनी इन द बैंक के बाद हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट की चीज़ें दिखाई जाती हैं, जहाँ भाई सेथ रॉलिंस की नकली इंजरी के बारे में बहुत सारी प्लानिंग करी जा रही थी। शुरुआत में हमें पता चलता है कि ये आइडिया ट्रिपल एच के दिमाग से निकल कर आया था, और भाई इस बात को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा गया था। सोचो, जो LA नाइट और सेथ रॉलिंस के मैच का रेफरी होने वाला था, उसे भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन ट्रिपल एच स्पेशली यहाँ कोडी रोड्स को ज़रूर बताते हैं, क्योंकि WWE के फिलहाल मेन गाय तो वही हैं। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस का समर स्लैम कैश इन दिखाया जाता है, जहां भाई रिवील होता है कि सेथ रॉलिंस रियल में इंजर्ड थे नहीं। अभी किसी को पता नहीं था कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड हैं, तो बड़ा छुपा छुपा के उन्हें लाया गया था। लेकिन CM पंक को कैश इन के दिन बता दिया गया था कि भाई तेरे ऊपर कैश इन होने वाला है। लेकिन भाई यहाँ एक चीज़ ज़रूर क्लियर लग रही थी कि ये जो रोने वाले मूवमेंट होते हैं वो ज़्यादातर हद तक फेक होते हैं। अभी समर स्लैम में भी जब CM पंक ने चैंपियनशिप जीती थी तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रहे थे, लेकिन ये इमोशनल वाली चीज़ें उन्हें पहले ही समझा दी गई थी कि भाई तुम्हें इमोशनल होना है, क्योंकि इतने टाइम बाद उन्होंने टाइटल जीता है, तो WWE फैंस के साथ उन्हें कनेक्ट करना चाहती थी। इसी के साथ जब सेथ रॉलिंस का कैश इन होता तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत तगड़ा पड़ जाता। शायद समर स्लैम के दिन बहुत सारे फैंस CM पंक के साथ रो रहे होंगे, लेकिन हो सकता है भाई CM पंक बस एक्टिंग ही कर रहे हों। बाकी इसके बाद समर स्लैम में जो कोडी रोड्स और जॉन सीना का मैच हुआ था उसके बारे में हमें बताया जाता है, जिसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं, लेकिन ब्रॉक लेसनर को ज़रूर थोड़ा एंड में मेंशन करा गया था। यहाँ ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाया, लेकिन बैक स्टेज उनके कुछ मूवमेंट्स दिखाए जा रहे थे, जहाँ रिंग में आने से पहले वो बाकी के बंदों से मिल रहे थे। अभी सीजन 2 तो यहाँ अनरियल का खत्म हो गया, लेकिन भाई सीजन 3 अनाउंस हो चुका है, जो कि अब आने वाली समर स्लैम तक हमें देखने को मिलेगा। बाकी वैसे सीरीज़ की बात करें तो सीज़न 1 से सीज़न 2 काफ़ी अच्छा था। यहाँ वैसे एवोल्यूशन को भी मेंशन करा गया था, लेकिन ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। अभी वैसे इस सीरीज़ से बहुत सारे ऐसे प्लान्स भी निकल कर आए हैं जो कि हो सकते थे लेकिन हुए नहीं। अभी इन्हीं एपिसोड में कुछ चंक्स में हम देख सकते हैं कि जो वाइट वोट लगा हुआ था उस पर प्लान्स दिखाए जा रहे थे, और शायद इन प्लान्स के बारे में WWE डिस्कस कर रही थी। अभी समर स्लैम में रोमन रेंस और जे उसो का टैग टीम मैच देखा था हमने ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड के साथ, लेकिन इन प्लान्स के हिसाब से रोमन रेंस का मैच और जे उसो का मैच अलग अलग होने वाला था, जहां ब्रॉन बेकर का मैच रोमन रेंस के साथ और जे उसो का मैच रूसेफ के साथ प्लान करा जा रहा था। वैसे समर स्लैम के पहले बड़े तगड़े रूमर्स थे कि ब्रॉन बेकर और रोमन रेंस का सिंगल्स मैच समर स्लैम में हो सकता है, तो यहाँ से क्लियर लग रहा है कि WWE ने भी प्लान्स बनाए थे, लेकिन पता नहीं भाई क्यों ड्रॉप कर दिए। वैसे सेथ रॉलिंस का ये इंजरी वाला एंगल अगर नहीं दिखाया जाता तो समर स्लैम में सैमी ज़ेन के साथ उनका मैच होता। यहाँ एक शॉकिंग मैच भी था जो कि डीमन वेलर और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में होने वाला था। समर स्लैम से पहले डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बेलर के बीच में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई जा रही थी, और लग रहा था कि भाई अब तो ब्रेकअप होने ही वाला है, लेकिन स्टिल WWE ने ब्रेकअप इनका करवाया नहीं था। तो भाई प्लान्स तो थे कि इनका ब्रेकअप होता, जिसके बाद डीमन वेलर वापस आते और डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ उनका IC चैंपियनशिप के लिए मैच होता। अभी हो सकता है शायद WWE ने प्लान्स को होल्ड पर रखा हो, क्योंकि जॉन सीना के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच करवाना था। पर भाई WWE के पास अब बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है रेसलमेनिया में ये मैच करवाने का, क्योंकि फिलहाल CM पंक के साथ मैच करने के बाद अब फिन बेलर के चांसेस लग रहे हैं कि शायद फेस टर्न उनका हो सकता है, क्योंकि भाई रॉ के एंड में उन्होंने थोड़ी बहुत फेस वाली झलक दिखाई थी, और रॉ के खत्म होने के बाद एक फेस वाला उन्होंने प्रोमो भी कट करा था। तो भाई फाइनली WWE को ट्रिगर पुल कर देना चाहिए। यहाँ वैसे बेला ट्विंस, रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉरियन का मैच भी समर स्लैम के लिए डिस्कस करा जा रहा था, जो कि वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए होता, लेकिन फिर लिव मॉरियन की इंजरी ने ये वाला प्लान स्क्रैप कर दिया। अभी यहाँ से हमें सर्वाइवर सीरीज में मेंस वॉर गेम्स मैच जो ओरिजिनली प्लान करा जा रहा था वो भी पता चलता है। यहाँ रोमन रेंस की टीम में सैमी ज़ेन, जेकब फाटू, CM पंक और जे उसो होने वाले थे। अभी इसके अपोजिट में अगर सेथ रॉलिंस इंजर्ड नहीं होते तो उनके साथ ब्रॉन बेकर, ब्रॉन्सन रीड, जेसी मेटेओ और सोलो सिकोआ होते। तो भाई अच्छा हुआ WWE अपने ओरिजिनल प्लान के हिसाब से नहीं गई, क्योंकि ये वाला लाइनअप जो करेंटली मैच हुआ था उस वाले लाइनअप से बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है। क्योंकि सोचो भाई, ना मैच में ड्रू मैकिंटायर होते, ना कोडी रोड्स होते और ना ही ब्रॉक लेसनर होते। वैसे कमेंट में बताओ आप कौन सा मैच ज़्यादा प्रेफर करते सर्वाइवर सीरीज़ के लिए। बाकी अगर आपको ये मेरी अनरियल सीरीज़ का रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।